गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। भारत के भूगोल में हमने अब तक कई सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। इसके बाद क्या पढ़ना है हमको, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। एमए फाइनल ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत हम इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। अब इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत का तटीय मैदान और द्वीप समूह इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जितने भी प्रदेश पढ़ रहे हैं, आपको उसमें नक्शे बनाने की ज़रूर आवश्यकता होगी। आप सभी में नक्शे बनाते हुए तो चल रहे हैं ना भाई। मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से सभी को समझाया है। देखिए, सबसे पहले हमारा जो नक्शा बना था वो इस तरीके का कुछ बना था, भारत का नक्शा। भारत आपसे जैसा बनता है वैसा आप बनाइए। मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया है जिसमें भारत को बनाना आपको बताया है, किस तरीके से आप भारत का नक्शा बना सकते हैं। तो एक नक्शे में, एक में तो आपको इस तरीके का नक्शा कुछ बनाना है। ये यहाँ पर आपको बांग्लादेश बनाना है। ये बन गया। केवल आप में पहले आपके प्राकृतिक प्रदेश पे आपको क्या करना है, इस तरीके का एक नक्शा बनाना है, ऐसा, ठीक है। उसमें कर देना है आपको ऐसे, और इसको बता देना है ये क्या बन गया, भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। फिर दूसरा नक्शा इसी में बनेगा। दूसरा नक्शा में क्या बनाओगे आप, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में ही 3 नक्शे बनेंगे इसमें। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में आप दूसरा नक्शा कैसे बनाओगे, बनाने हैं आपको, ये आपकी इमेजिनेशन हो जाएगी, इससे पता चल जाएगा आपको कौन सी चीज़ क्या है। दूसरे नक्शे में आप इस तरीके से बनाओगे, यहाँ लिखोगे आप ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद यहाँ पे आप दूसरा हिमालय लिखोगे, यहाँ पे इस तरीके से घुमा दो इसको इधर से। इसको आप लिखोगे महान हिमालय। फिर इसके नीचे एक और लेके आओगे, उसको लिखोगे आप लघु हिमालय। फिर यहाँ से एक चोटी लेके आओगे यहाँ तक, और इसके नीचे नीचे बिल्कुल नेपाल के टच में, और यहाँ तक, बस आगे नहीं ले जाना इसको। इसको लिखोगे आप शिवालिक हिमालय। इनके ब्रंश भी लिखोगे, सचर जोन, इंडोसांगपो, महान सीमा क्षेत्र, मुख्य सीमा क्षेत्र, मुख्य केंद्रीय ब्रंश, मुख्य सीमा ब्रंश और महान सीमा ब्रंश। इस तरीके से आप ब्रंशों के नाम लिखोगे। चौथा जो आपका बनेगा, तीसरा जो नक्शा आपका बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। इसी में उसमें आप यहाँ तक के क्षेत्र को, सिंधु से और ये सतलज नदी तक, ये सतलज नदी यहाँ जाएगी इस तरीके से, यहाँ तक आप पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय लिखोगे। यहाँ के क्षेत्र को आप हुमायूं हिमालय लिखोगे। यहाँ आप नेपाल हिमालय लिखोगे, और यहाँ असम हिमालय लिखोगे। नदियों के नाम लिखोगे, मैंने आपको लिखा दिया है, सिंधु है, सतलज है, काली है, तिस्ता है, ब्रह्मपुत्र है। इस तरीके से आपको पहले वाले क्षेत्र में नक्शा बनाना है। फिर इसके बाद भारत का नक्शा बनाना है आपको इस तरीके से। ये बन गया। ये ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बन जाता है नक्शा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो चौक वाले बोर्ड है उस पर अच्छा बनता है, यहाँ पर पेन जल्दी फिसल जाता है आपका। चलिए, इतने बनाने के बाद आपको, अच्छा, इसको थोड़ा सा और आगे राजस्थान वाला क्षेत्र भी बनाना है हमको। फिर ये गुजरात, ये इतना सा बनाना है बस। और यहाँ पे चाहो तो आप बना दीजिए बांग्लादेश को भी। ये बांग्लादेश बन गया आपका। तो यहाँ पे दूसरे वाले नक्शे में क्या करना है आपको, इस पूरे क्षेत्र को लेना है इस तरीके से, और ये वाला जो क्षेत्र है इसको यहाँ से बंद कर दो। ये वाला जो क्षेत्र है आपका लिखोगे उत्तर का विशाल मैदान।
यहाँ भी, ठीक है। ये उत्तर का विशाल मैदान हो गया। दूसरा नक्शा इसमें बनाना है आपको, इसका हमने भौतिक प्रादेशिक विभाजन भी किया था। ये पंजाब हरियाणा का मैदान है, या कह सकते हैं सिंधु सतलज का मैदान, सिंधु सतलज का मैदान। दूसरे नंबर पे ये वाला जो क्षेत्र है इसको उच्च गंगा का मैदान कहते हैं, उच्च गंगा का मैदान। इसको मध्य गंगा का मैदान और इसको निम्न गंगा का मैदान, इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। इस तरीके से आपको एक नक्शा बनाना है। फिर तीसरे पार्ट जो है, तीसरा पार्ट प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में भी आपको नक्शा कल बनाया था हमने। आपको पूरा नक्शा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला क्षेत्र आपने बनाया, इतना बना दिया आप, और बस इतना सा बना दीजिए आप। यहाँ से शुरू कीजिए, अरावली की पहाड़ियाँ, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत आप बना दीजिए इसमें, सतपुड़ा पर्वत आप बना दीजिए इसमें। फिर यहाँ से आप इस तरीके से स्ट्रेट, और यहाँ से आप थोड़ा सा अंदर लेते हुए फिर बाहर, फिर अंदर लेते हुए बाहर, इस तरीके से आप इसको कटे फटे रूप में बनाएंगे, ठीक है। इधर से, क्योंकि यहाँ केजी डेल्टा है या कावेरी नदी का डेल्टा है, छोटा नागपुर का पठार, इस तरीके से आप इसको बनाओगे। यहाँ लिख दोगे अरावली की पहाड़ियाँ, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, दक्कन का पठार। यहाँ लिख दोगे कर्नाटक या मैसूर का पठार। यहाँ लिख दोगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और यहाँ लिखोगे तेलंगाना का पठार। यहाँ लिख दोगे छोटा नागपुर का पठार। इस तरीके से इसको पठार बनाना है। और यहाँ पर आप एक और बना दोगे शिलांग का पठार, ठीक है। इस तरीके से आपको इस नक्शे को बनाना है। अब जो नक्शा बनाना है हमको, आप देखिए चौथा नक्शा जो हमको बनेगा आज का, इतना सा बनाना है इसको तो बस। अब आज हम पढ़ेंगे तटीय मैदानों को। तो तटीय मैदानों को देख लेते हैं। भारत में दो प्रकार के तटीय मैदान पाए जाते हैं, एक तो पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट पे। पश्चिमी घाट पे और पूर्वी घाट पे। पश्चिमी घाट के तटीय मैदानों को पढ़ लेते हैं। तटीय मैदान किससे बनते हैं पहले ये देख लीजिए। ये नदियों द्वारा लाए गए अवसादों और सागरीय तरंगों से निर्मित होते हैं, ठीक है। सागरीय लहरों से और नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होते हैं। कहाँ होते हैं? समुद्र के किनारे निर्मित होते हैं। तट बोले तो किनारा, साहिल जिसको बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान देखते हैं हमारा, पश्चिमी तटीय मैदान। ये कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से, ठीक है। जो है आपका और भी थोड़ा ऊपर से, बिल्कुल यहीं से आपके कच्छ प्रदेश से लेकर के कुमारी अंतरीप तक, कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कह दीजिए आप, कुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में है लगभग। इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा नहीं है, 50 से 80 किलोमीटर औसत चौड़ाई है इसकी। औसत चौड़ाई इसकी 64 किलोमीटर है, 64। और कहीं कहीं ये 80 किलोमीटर चौड़े भी पाए जाते हैं। अधिकतम चौड़ाई इसकी जो है 80 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई जो है इसकी 64 किलोमीटर मानी गई है। इसमें कई सारे जो है मैदान पाए जाते हैं, जिसमें आपका एक कच्छ का मैदान है, कच्छ का मैदान जिसको कच्छ का रण भी बोलते हैं। कच्छ का मैदान क्या होता है? ये गर्मियों में जब वर्षा नहीं होती, गर्मियों में, तो ये जो है मुख्य स्थल से जुड़ जाता है। और बारिश में, वर्षा काल में क्या होता है? वर्षा काल में दलदली भूमि हो जाती है। यहाँ की दलदली भूमि होने की वजह से ये मुख्य स्थल से कट जाता है, मुख्य स्थल से अलग हो जाता है। ऐसा लगता है कि समुद्र का भाग है, लेकिन जब वर्षा कम होती है, दलदली भूमि सूखती है, तो वापस स्थल का रूप ले लेता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो मैदान है आपका, इसी के नीचे गुजरात का मैदान आता है। गुजरात का मैदान, जिसमें आपका ये काठियावाड़ प्रायद्वीप शामिल है पूरा। गुजरात का मैदान यहाँ तक है। गुजरात का मैदान जो है दमन तक है, ये दमन और दीव जो है दमन तक है ये गुजरात का मैदान। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। इसमें सौराष्ट्र तट शामिल है, कच्छ की खाड़ी जो आपकी खंबात की खाड़ी तक, खंबात की खाड़ी शामिल है। ज्वार नदबुक डेल्टा बनता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे गिरनीर जो अभ्यारण्य है,
वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर जिसको बोलते हैं, गुजराती शेर जिसको बोलते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। फिर इसके बाद कोंकण का मैदान आता है। कोंकण का तटीय मैदान, कोंकण तट जिसको बोलते हैं। कोंकण तट, ये तट जो है दमन से लेकर के कहाँ तक है? ये गोवा तक 500 किलोमीटर लगभग लंबा है ये। इसमें इम्पोर्टेंट पत्तन आता है मुंबई और मारमा गोवा, ये 2 पत्तन हैं। इसका मुख्य पत्तन कौन सा है? कांडला बंदरगाह, सुना होगा आपने नाम। कोंकण तट में यह है, देखिए यहाँ से लेकर के कच्छ तट है, कच्छ का मैदान, ये गुजरात का मैदान, ये आपका कोंकण तट, गोवा तक, ठीक है। ये गोवा यहाँ आएगा। फिर गोवा से लेकर के मैंगलोर, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर तो यहाँ है अंदर की तरफ, जबकि एक शहर है मैंगलोर, ये भी बहुत भारी सिटी है। मैंगलोर एक पत्तन भी है, तो मैंगलोर पत्तन से लेकर के कहाँ से? गोवा से मैंगलोर के बीच में कनारी तट बोलते हैं इसको, या कन्नड़ तट। कन्नड़ तट के बाद ये वाला जो क्षेत्र है केरल वाला, इसको मालाबार तट बोलते हैं, मालाबार तट। इस पूरे क्षेत्र को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, सह्याद्री। यहाँ जो कगार है उसको सह्याद्री बोलते हैं, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख लीजिए। कोंकण तट हो गया। इसके बाद कनारी तट है, कनारी तट, ये जो है कहाँ से कहाँ तक है? दमन से लेकर गोवा तक है ये गोवा से मंगलोर तक। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, प्रश्न वहीं से उठते हैं, दोनों तीनों पार्ट में से शुरू के। फिर इसके बाद मालाबार तट है, मालाबार तट, ये लगभग 225 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। मालाबार तट की लंबाई 500 किलोमीटर मानी जाती है लगभग। इसमें पश्च झील या कयाल ये पाए जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। केरल में पाए जाते हैं अक्सर ये पश्च झील या कयाल। कयाल किसको कहते हैं? अंग्रेजी में इसको बैक वाटर कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बैक वाटर, कयाल हिंदी में कहते हैं। पश्च झील भी इसका नाम है। एक और शब्द कहते हैं इसको लेगून। देखिए क्या होता है, कोई स्थल का क्षेत्र सागरीय तरंगों के कारण कट जाता है, कट के अंदर तक कटाव हो जाता है, तो वह क्षेत्र एक झील का रूप ले लेता है। वह झील धीरे धीरे सागरीय क्षेत्र से आने वाली तरंगों का रास्ता बंद कर देती है और वह चारों तरफ से उसको स्थल द्वारा घेर लिया जाता है। तो ऐसी तटीय, सागर तटीय झीलों को क्या कहते हैं? कयाल झील, लेगून झील या पश्च झील। ये कैसी होती है? देखिए ये आपका पश्चिमी तट मान लीजिए, पश्चिमी तट में इस तरीके की झील होती है, इस तरीके की, ये ऐसी। बात समझ में आ रही है? यहाँ से इसमें समुद्र का पानी अंदर प्रवेश करता है, ये पूरी झील अंदर रहती है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल, चारों तरफ इसमें स्थल रहता है। लगभग छोटा सा एक रास्ता रहता है जहाँ से समुद्र में आया जाया जा सकता है। लगभग चारों ओर से स्थल द्वारा इसको घेर लिया जाता है। तटीय किनारों पर, तटीय क्षेत्रों में ऐसी जो झीलें होती है, ऐसी झीलों को कयाल झील, पश्च झील या लेगून के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इनको बैक वाटर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनमें जो है नौकाहरण की सुविधा होती है, नौकाहरण की सुविधा, नौकायन जिसको बोलते हैं, यानी कि नाव चला सकते हैं इसमें। और इसके अलावा ये प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाती है उस क्षेत्र का, साथ ही साथ ये पर्यटन के उद्देश्य से भी एक इम्पोर्टेंट स्थान होता है, ठीक है। तो ये अक्सर केरल में पाई जाती है, ठीक है। पश्चिमी तट पर केरल में कयाल और लेगून झीलें पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, इन तटों पर कुछ मैदान हैं, उन मैदानों में जो है कई प्रकार की कृषि की जाती है, जिनमें कृषि में लिख लीजिए आप नारियल, सुपारी, केला, आम और कहवा, इनकी कृषि की जाती है।
कहवा की कृषि कहाँ की जाती है? इनमें से पहाड़ी ढालों पर। ध्यान रखना, जो सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं उन सह्याद्री पहाड़ियों की ढाली पर इनकी कृषि की जाती है। बाकी इन सभी की कृषि मैदानों में ही की जाती है। ठीक है, तो ये प्रमुख फसलें हैं यहाँ की, लिख लीजिए आप इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे पूर्वी तट के क्षेत्रों को। ये पश्चिमी तट था आपका, पूर्वी तट की कुछ घाटों को देखेंगे हम, क्या कहते हैं उनको। इसका चित्र आप बना सकते हो। देखिए पूर्वी तट पर यहाँ पर उत्तरी सरकार तट है, उत्तरी सरकार, फिर उसके बाद उत्कल तट आता है, उत्कल तट, फिर उसके बाद काकीनाड़ा तट है, फिर उसके बाद कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट चेन्नई तक है। फिर इसके बाद ये केजी डेल्टा के पास काकीनाड़ा है। तो उत्कल तट उड़ीसा में है, उत्तरी सरकार तट उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कहलाता है। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्कल तट जो है उड़ीसा में, यहाँ पे भी कयाल झीलें पाई जाती है, लेगुन झीलें पाई जाती है जो इम्पोर्टेंट है, जिनमें ध्यान रखिएगा। एक झील है, भारत की सबसे बड़ी झील भी कहलाती है, चिल्का झील, ये भी कयाल झील का उदाहरण है, उड़ीसा में है ये। पुलिकट झील, पुलिकट झील, श्रीहरिकोटा जो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जिसको जहाँ से जो है अंतरिक्ष में जो मिसाइलें वगैरह जो है छोड़ी जाती है, यहाँ से अंतरिक्ष अनुसंधान कह रहे, जिसको श्री किस नाम से जाना जाता है? देखिए श्री सतीश धवन, इसका अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र को श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम रख दिया गया है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। कहाँ है? पुलिकट झील के किनारे, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा ये एक द्वीप है, ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, पुलिकट झील ये तमिलनाडु में है, चेन्नई के पास। इसके अलावा एक और है कोलेरू झील भी है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। ये सभी जो है पश्च झील या लेगून के उदाहरण है। ये पूर्वी तट पर है, बाकी ये पश्चिमी तट पर थे। इसके अलावा इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली नहीं है। इसके हाँ, एक और बेसिक चीज़ आप ध्यान देना, ये जो पूर्वी तट वाले क्षेत्र है ये लगभग 80 से 150 किलोमीटर चौड़े हैं, यानी कि पश्चिमी तट कम चौड़े और पूर्वी तट अधिक चौड़े हैं। कारण क्या है? कारण स्पष्ट है। यहाँ पर जो है पर्वत पाया जाता है। कौन सा पर्वत है? दक्कन का पठार की कगार भूमि, जो ऊंची भूमि एकदम से। तो इसके पीछे बहुत कम जो क्षेत्र बचा है, 50-60 किलोमीटर का क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं जो किसी भी काम की नहीं है, नौकायन काम की नहीं है। मतलब ये जो है इन नदियों का पानी जो है अरब सागर में गिरा जाता है इनसे निकल करके। यहाँ पर चौड़े क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं। ऊपर से महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, दामोदर है, कई सारी नदियाँ हैं। ये सारी नदियाँ इधर की तरफ जाती है तो आखिरी क्षेत्र में अपना डेल्टा बनाती है। तो पहाड़ों को काट छाँट कर इन्होंने डेल्टा का निर्माण किया है। तो ये कटाफटा है, इस वजह से यहाँ पे कई जो है मैदान 150 किलोमीटर से भी अधिक चौड़े यहाँ पर बताए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रमुख बंदरगाहों की बात कर लेते हैं। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें। बंदरगाहों की कांडला बंदरगाह यहाँ है गुजरात में, मुंबई पत्तन जो है मुंबई बंदरगाह यहाँ है महाराष्ट्र मुंबई में। इसके अलावा मारमा गोवा पत्तन है, आपको मालूम है ही मारमा गोवा कहाँ है, गोवा में है। और वास्को पत्तन भी गोवा में है, वास्को डिगामा जहाँ पहुँचा था। इसके अलावा मैंगलोर बंदरगाह है बेंगलुरु में। इसके अलावा आपकी जो है कोच्चि बंदरगाह है, कोच्चि या कोचीन बंदरगाह, ये कहाँ है? आपकी केरल में। यहाँ की बात की जाए तो कोयम्बटूर अंदर है वैसे, यहाँ पे चेन्नई पत्तन है। इसके बाद विशाखापत्तनम बंदरगाह है। इसके बाद आपकी यहाँ पे हल्दिया बंदरगाह है और आपकी कोलकाता पत्तन है। ये सभी पत्तन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बात हुई आपकी किसकी? ये बात हुई हमारी
तटीय मैदानों की। तटीय मैदान यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद हम देखेंगे ये तटीय मैदान का इस तरीके का आपको चित्र बनाना भी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप थोड़ा सा बैक जा करके। अब हम देखते हैं इसके बाद द्वीप समूह। इंपॉर्टेंट है द्वीप समूह, कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तटीय मैदानों से इतने प्रश्न नहीं आते, केवल ये तट पूछ जाते हैं, कौन सा तट किधर की तरफ है और ऊपर नीचे कौन सा है, ये पूछ जाते हैं बस। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं हम। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं द्वीप समूहों से, क्योंकि द्वीप समूह थोड़ा कन्फ्यूजन है मामला, तो कन्फ्यूजन अभी दूर करते हैं तुम्हारा। बहुत आसान तरीके से मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, इसलिए आपको उम्मीद है समझ में आ जाता होगा। तो डायग्राम के माध्यम से हम ये समझेंगे द्वीप समूह क्या है क्या नहीं है। देखिए द्वीप समूह भारत में कुल 247 है, 203 बंगाल की खाड़ी में है और 36 बताए जाते हैं लक्षद्वीप समूह में, जो किधर है, अरब सागर में। ठीक है, अब इसके अलावा ये द्वीप समूह है। कई किताबों में मैंने देखा है कि 247 भारत में द्वीप समूह है, द्वीप नहीं है। अगर भारत के द्वीपों की संख्या की बात की जाए तो 1208 द्वीप भारत में मौजूद है। ये मैंने अभी आंकड़ा पढ़ा है, 1208 द्वीप भारत में मौजूद है। अगर भारत के मुख्य क्षेत्रों की बात करते हैं, भारत के जो मुख्य क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है, वहाँ तक भारत के द्वीप 247 है और भारत का अनन्य आर्थिक जोन जो है, बहुत दूर वाला क्षेत्र, वहाँ तक अगर विस्तृत क्षेत्रों की बात की जाए तो 1208। हम केवल द्वीप इन्हीं को समझते हैं कि आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह, ये दो ही द्वीप समूह हैं, इन्हीं को हम द्वीप मानते हैं। इन्हीं में बहुत सारे द्वीप हैं, उन्हीं को द्वीप समझते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के जितने भी तटीय राज्य हैं, उन तटीय राज्यों के पास, सभी के पास लगभग 2 से लेकर के 8-10 द्वीप हैं। आपको मालूम है मुंबई खुद एक द्वीप पर बसा हुआ है, सिलीसेट नाम का एक द्वीप है, वहाँ पर मुंबई बसा हुआ है, मालूम है ना आपको। इसी तरीके से अभी हमने श्रीहरिकोटा एक द्वीप बताया था, वो भी एक द्वीप है। इस तरीके से भारत के तटीय राज्य जितने भी हैं, उन सभी के पास 2 से 8 तक द्वीप है। अगर हम उन द्वीपों की चर्चा करते हैं तो आपके ये सिलेबस में भी नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और तीसरी बात, ये पूछा भी नहीं जाता अक्सर, कई परीक्षाओं में इनको कभी भी इस तरीके के प्रश्न नहीं आए हैं। तो आप सीधी बात याद रखना, 247 द्वीप समूह, 203 बंगाल की खाड़ी, 36 अरब सागर। ठीक है, ये याद रखना आप। इसके बाद हम बात करते हैं, हम सबसे पहले द्वीप की, अगर संरचनात्मक दृष्टि से देखा जाए, संरचनात्मक दृष्टि से, यानी कि संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो अरब सागर के द्वीप प्रवाल निर्मित है। अब ये प्रवाल क्या होता है, और जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप टर्शियरी उत्थान से संबंधित है। टर्शियरी उत्थान या हिमालय पर्वत के उत्थान पर, हिमालय पर्वत संबंधित। देखिए समझिए इसको, इधर ही समझा देता हूँ मैं, अच्छा समझ में आ रहा होगा इधर आपको। देखो, ये हम भारत बनाते हैं, बना दूँ, चलो, ये हमने मान लीजिए ये आपका भारत हमने बना दिया। ठीक है, ये म्यांमार आ गया इधर, ये ठीक दिख रहा है उधर, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। देखिए म्यांमार के नीचे यहाँ पर ये द्वीप पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला इस तरीके से पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है ये तो प्रवालों से निर्मित है। प्रवाल एक मूंगे का नाम होता है, एक जीव होता है, जीवों के खोल से निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, इनकी रचना कैसे, इनकी रचना हुई है, जो यहाँ पे देखिए ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत यहाँ से मुड़ करके इधर आता है, जिसको मीजो पहाड़ियाँ और इधर मिशिमी पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ कहते म्यांमार और भारत की सीमा में इसको अराकान योमा की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो अराकान योमा की पहाड़ियों के ही अवशेष माने जाते हैं ये कई बीच में से कई ऊंचे हैं। ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर्वत जो था, हिमालय पर्वत की स्थिति हमने आपको पहले भी बताई थी, इस तरीके की है, ये और भी आगे नीचे तक था इस तरीके से।
तो यहाँ के जो ये हिमालय पर्वत के उत्थान थे ये सभी समुद्र के अंदर डूब गए हैं। जो ऊपर बचे हुए हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में वर्तमान में भी मौजूद है। कई सारे बंगाल की खाड़ी में हजारों द्वीप है, लेकिन सभी पर भारत का कब्जा नहीं है। भारत कुछ ही द्वीपों पर कब्जा है, जो 203 है भारत के अंडमान निकोबार। चलिए, ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। संरचनात्मक दृष्टि से एक प्रवाल निर्मित है, तो एक हिमालय पर्वत के अवशेष है या बचे हुए भाग है या उभरे हुए भाग है, इस तरीके से कह सकते हैं। अब देखिए 7 द्वीप है इंपॉर्टेंट, 7 द्वीप अंडमान निकोबार में। इन 7 को याद कर ले तो आपका कोई प्रश्न जो है इसमें से गलत नहीं होने वाला। समझ लीजिए, समझने का टॉपिक है। देखिए, ये 1 बना दिया मैंने, येलो साहब। 2 बना दिया मैंने, येलो साहब। 3 बना दिया मैंने, येलो साहब। 4 बना दिया मैंने, येलो। फिर छोड़ दो नीचे थोड़ा सा, फिर ये करके दिखाओ। ठीक है, इस तरीके से मैंने 7 द्वीप बना दिए हैं। देखिए, ऊपर का ये जो है इसको कहते हैं अंडमान द्वीप समूह, नीचे का जो ये है इसको कहते हैं निकोबार द्वीप समूह। 2 अलग अलग है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोनों अलग अलग है। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह ऊपर वाले हैं, निकोबार द्वीप समूह नीचे वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक द्वीप है छोटा सा ऊपर ही ऊपर। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, जिसको कहते हैं लैंडफॉल द्वीप। क्या कहते हैं? लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। इसके बाद ये उत्तरी अंडमान के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अंडमान किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अंडमान से। ध्यान रखिएगा, इसी उत्तरी अंडमान के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? उसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है उसका? सैडल चोटी, सैडली चोटी, क्योंकि ये समुद्र में सैडा हो गया, जुकाम हो गया। सैडल पीक इसको कहते हैं। ऊंचाई कितनी है इसकी? 730 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। ध्यान रखिए, भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उन केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्र के अंदर है। उन केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार की, या यूँ कह सकते हैं जितने भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, उन केंद्र शासित प्रदेशों में जो समुद्री केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है। ठीक है, सैडल पीक। मध्य अंडमान इसके बाद है, इसको मध्य अंडमान के नाम से जाना जाता है। मध्य अंडमान, ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। फिर इसके बाद दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी है। इस पूरे क्षेत्र की राजधानी है। क्या नाम है उसका? पोर्ट ब्लेयर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा चित्र शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। इस चित्र के माध्यम से आप समझिए। इसका आप चाहे तो एक वो भी ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। इसके अलावा इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये वाला जो है इसको कहते हैं छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान जिसको बोलते हैं, लघु अंडमान भी इसको बोलते हैं। ये आपका अंडमान द्वीप समूह खत्म। अब हम चलते हैं निकोबार द्वीप समूह के अंदर। निकोबार में है, इस निकोबार द्वीप समूह को कार निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। कार निकोबार, इसको कहते हैं छोटा निकोबार। और इसको कहते हैं दक्षिणी निकोबार या ग्रेट निकोबार। इसको, ये ग्रेट निकोबार। 3 निकोबार याद कर लो, 4 अंडमान याद कर लो। बिल्कुल आसानी से आपको
सभी चीज़ें याद हो जाएगी। अब देखिए एक दो बातें और है इसमें इम्पोर्टेंट, ये कार निकोबार है, ये छोटा निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार है। अब इसमें तो हमने देख लीजिए उत्तर लैंडफॉल सबसे उत्तर में है, उत्तरी अंडमान सैडल पीक इसमें है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, दक्षिण अंडमान राजधानी इसमें है, का छोटा अंडमान इससे कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए निकोबार में, देखिए निकोबार में एक कार निकोबार है, छोटा निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। ध्यान रखिए इस ग्रेट निकोबार के अंदर जो नीचे नीचे ग्रेट निकोबार के अंदर यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, उसका नाम इंदिरा कॉल है कि इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे निचला बिंदु कितने डिग्री पे है साहब, 6 डिग्री 4 मिनट पर ये मौजूद है। कहाँ है, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में, और इसका नाम क्या है साहब, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है। अब देखिए एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है, कई बार पूछा गया है, बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है, और यहाँ तक कि कॉलेज में होने वाले कंपटीशन जो आपके साप्ताहिक होते हैं उसमें भी इसको पूछा गया है। क्या है भाई, ये है 10 डिग्री चैनल। ये क्या होता है भाई 10 डिग्री चैनल, देखो भाई ये होता है 10 डिग्री चैनल। आपका ये लघु अंडमान था, लिटिल अंडमान था, छोटा अंडमान था, और ये क्या है आपका कार निकोबार। बहुत इजी है, अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यानी कि छोटा अंडमान लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक चैनल पाया जाता है जिसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं इसको, 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। किस किस के बीच में है साहब, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में। 10 डिग्री चैनल का मतलब क्या है भाई, 10 डिग्री चैनल का मतलब ये है, चैनल कहते हैं 2 स्थल खंडों के बीच में पाए जाने वाले तंग समुद्री रास्ते को, 2 स्थल खंडों के बीच में पाए जाने वाले तंग संकरे समुद्री रास्ते को क्या कहते हैं, चैनल। 10 डिग्री का मतलब क्या है गुरुजी, 10 का मतलब है 10 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको डिनोट करती है, 10 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। किस किस के बीच में है, कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच में। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है इस बात की। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक चीज़ और है भाई, परवाल द्वीप को भी तो समझ लेते हैं। इसका सबसे बड़ा द्वीप है एंद्रोथ। क्या नाम है उसका, एंद्रोथ। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है, एंद्रोथ। चलिए साहब ये हो गया। इसमें 3 द्वीप आपको याद करने पड़ेंगे। एक तो है नीचे ही नीचे मालदीव, क्या नाम है, छोटा सा देश है मालदीव, एशिया का सबसे छोटा देश भी कहते हैं इसको, मालदीव नीचे नीचे है। इसके बाद एक लंबा सारा इस तरीके से द्वीप है, इसको कहते हैं मिनिकॉय द्वीप, ये लक्षद्वीप का भाग है, मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, इसके ऊपर है फिर आपका लक्षद्वीप, यह है लक्षद्वीप समूह। अब देखिए ये मैंने तीनों के बनाए, आपको दिखाई तो दे रहा है ना अच्छी तरीके से, समझ में भी आ रहा होगा। उम्मीद है आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होगा, बहुत जानकारी वाला होगा। देखिए मालदीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप समूह, इनके बीच में भी जिस तरीके से हमने 10 डिग्री चैनल पढ़ा, तो एक तो 8 डिग्री चैनल है और एक 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, देखिए बहुत सारी ट्रिकें हैं इसके लिए। मम्मी जो है आना लेकर आई, 9 आना, 5 आना, 10 आना, इस तरीके से भी इसके कई सारी ट्रिकें हैं। वो ट्रिकें फ्रिकें छोड़ दीजिए, आप इसको इमेजिनेशन दिमाग में बिठाइए और कोशिश कीजिए, देख करके याद हो जाए आपको ट्रिक रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ट्रिक याद नहीं आई आप तो आपको
8 डिग्री चैनल याद आएगा ना, 9 डिग्री। देखिए अब चूंकि भूमध्य रेखा आप सभी को मालूम है नीचे ही है, ऊपर तो है नहीं भारत के, नीचे ही है भूमध्य रेखा। तो आपको पता है नीचे से 1 शुरू होगा, 2 शुरू होगा, 3 शुरू होगा, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे आकर के 8। तो 8 डिग्री चैनल कहाँ है? मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल। फिर ऊपर 9 डिग्री चैनल। ये बस इम्पोर्टेंट था, बहुत आसान तरीके से याद हो गया। क्या है? मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। सिंपल। 10 डिग्री चैनल कार निकोबार लघु अंडमान के बीच में। ये बहुत आसान है और बहुत आसान तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।